साधना जी अपने बेटे और बेटी से बहुत प्यार करती थी। वह अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देना चाहती थी और उन्होंने दोनों की शादी कर दी। उनकी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली गई और घर में एक सुंदर सी बहू आई। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छे से चला, लेकिन बहू को सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन वह अपने ससुर के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन ससुर जी के मरने के बाद वह अपनी सास पर अत्याचार करने लगी थी। उन्हें बात बात पर ताने मारती थी। अरे मम्मी, मेरे घर आने के लिए आपको सोचने की क्या ही ज़रूरत है। अब इस घर पर और मेरे घर के लोगों पर मेरा राज चलता है। अब जो मैं बोलूँगी इस घर में होता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मेरी सास है ना, पूरे दिन काम करती रहती है। अरे आप आ रही हैं, उससे पहले मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, बस आप आ जाओ। कुछ दिन यहाँ आराम करो और भाभी को वहाँ घर की साफ सफाई पर लगा दो। आखिर ससुराल और ससुराल वालों के प्रति कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। किरण अपनी माँ रेणुका जी से कहती है। रेणुका जी बोली, वह बात तो ठीक है, पर कहीं वहाँ रहना और तुम्हारी सास का इतना काम करना दामाद जी को बुरा लग गया तो? और वैसे भी तुम्हारे पापा तो आएंगे नहीं। वह तो ना जाने कितने पुराने ज़माने की बात करते हैं कि बेटी के ससुराल कम आना जाना चाहिए। किरण बोली, अरे मम्मी छोड़ो ना पापा की बात, ठीक है, अगर भाभी उनका ध्यान वहाँ रखती है तो रहने दो पापा को वहीं। आप आ जाओ, हम खूब शॉपिंग करेंगे और मज़े भी करेंगे। वहाँ रहने पर न चाहते हुए भी आपको भाभी की मदद करनी ही पड़ेगी, वरना पापा नाराज़ हो जाएंगे। और रही बात रौनक की, तो उनकी चिंता आप छोड़ दो, वह अब मेरे काबू में है। रेणुका जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर तेरी सास अभी है कहाँ? किरण हंसकर बोली, अरे मम्मी किसी से कहना मत, एक राज की बात आपको बताती हूँ। सुबह बुढ़िया से घर का सारा काम करवा कर यहाँ से कुछ दूरी पर नई सोसाइटी बनी है, वहाँ गेट पर छोड़ आई हूँ। वहाँ नए नए लोग आए हैं, उन्हें काम वाले की ज़रूरत है और इतनी दूर मुझे कोई जानता भी नहीं है। उनको काम पर लगा दी हूँ। 4 से 5 घरों में एक वक्त का काम कर लेती हैं, अच्छी कमाई भी हो जाती है। फिर 3-4 बजे तक यहाँ आ जाती हैं, फिर घर का काम संभालती हैं। बस बेटे के आने से पहले उन्हें घर के अंदर ले लेती हूँ। रेणुका जी बोली, क्या तेरी सास दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है? देखना कहीं किसी को पता ना चल जाए, वरना क्या इज्जत रह जाएगी। किरण बोली, वैसे भी उनकी एक कौड़ी की इज्जत नहीं है, कम से कम कुछ तो काम आएंगी। अब वह पैसे कमाकर मुझे देंगी, तभी तो मेरे पार्लर और दूसरे खर्च पूरे होंगे और मेरा पति सोचेगा कि मैं कितनी बचत करती हूँ। इतना कहकर दोनों माँ बेटी ठहाके लगाकर हंसने लगी। 2 दिन बाद किरण अपनी सास साधना जी से बोली, मम्मी जी मेरी माँ आने वाली हैं, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और हाँ, कुछ सूखा नाश्ता बनाकर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा मेरी मम्मी, खाने की वजह से आपके काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पता चला आपका काम छूट गया तो सोच लीजिए आपका खाना पीना भी बंद हो जाएगा। और हाँ, शाम को मम्मी को चाय के साथ मठरी और नमक पारे खाने की आदत है। साधना जी बोली, बहू खाना बनाने तक ठीक है, परंतु दूसरों के घर काम करने के बाद घर की साफ सफाई मुझसे कैसे हो पाएगी? कुर्सी और सीढ़ियों पर चढ़कर जाले साफ करने में अगर मेरी साड़ी फंस गई और मैं गिर गई तो सोचो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ जाएगी। किरण एक पल को सोच में पड़ गई और बोली,
तो आप यह फटी पुरानी साड़ियों में पूरे दिन काम करती ही क्यों हो? ऐसा कीजिए, अभी साड़ी पहनना छोड़ दीजिए। मेरे पुराने सूट सलवार बहुत रखे हैं, वह पहनकर काम किया कीजिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और दूसरों के घरों में काम करने में भी आपको सहूलियत मिलेगी। साधना जी बोली, बहू तुम कुछ पैसे बनाने के लिए मुझे अपने घर का काम तो करवाती ही हो, दूसरे घर की नौकरानी तक मुझे बना दिया है। याद रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। घर के काम करवाने के लिए तू मेरा पहनावा बदलना चाहती हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? किरण बोली, अच्छा, जैसे लोगों को तो और कोई काम है ही नहीं, वह आपको ही देखते रहेंगे। खुद को क्या शर्मिला टैगोर समझती हो? और मैं जितना बोल रही हूँ बस उतना कीजिए। बस काम ना करने का बहाना चाहिए, कामना काज की, दुश्मन अनाज की। अब जैसा बोल रही हूँ काम पर लग जाइए, वरना पता है ना, काम अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो आपकी दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। माँ के आने से पहले किरण ने साधना जी से पूरे घर की साफ सफाई करवाई, खाने पीने की चीज़ें बनवाई। उस दिन साधना जी इतना थक गई थी कि दूसरे के घर काम करते करते उन्हें नींद आने लगी थी। साधना जी जिसके घर वह बर्तन धोने का काम करती थी, अचानक से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो साधना जी को उन्होंने बहुत सुनाया। अम्मा, अगर शरीर काम नहीं करता है तो क्यों काम करती हो? मुफ्त में क्या हम तुम्हें पैसे देंगे? यह जो गिलास तोड़ी हो, अब आपके पैसे तुम्हारे तनख्वाह से काट लूँगी। बूढ़ी समझकर काम पर क्या रख लिया, मेरे लिए सरदर्द हो गई हैं। साधना जी बोली, नहीं नहीं मालकिन, मेरे पैसे मत काटना, वरना मेरी बहू मुझे खाना नहीं देगी और दवाई भी नहीं देगी। बोली, तो तेरी दवाई और खाने का ठेका क्या हमने ले रखा है? चल हट यहाँ से। मालकिन साधना जी को एक तरफ धक्का देते हुए बोली। दूसरों के घर काम खत्म करके साधना जी अपने घर आईं। फिर वहाँ भी उन्हें कहाँ चैन था। जब रेणुका जी आई तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अगली सुबह रेणुका जी साधना जी से बोली, अरे वाह समधन जी, मेरी बेटी ने आपका हुलिया ही बदल दिया। क्यों दामाद जी, क्या आपने अपनी माँ को इस रूप में कभी देखा होगा? इतना कहकर वह हंसने लगी। बेचारी साधना जी उन कपड़ों में अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने ऐसे कपड़े कब पहने थे। दुख तो उन्हें इस बात का था कि रौनक सब कुछ देखकर भी चुप था। अगले दिन पड़ोस की कुछ औरतें रेणुका जी से मिलने आई। किरण साधना जी से बोली, अरे मम्मी जी, चाय बना लीजिए, फिर आप भी यहाँ बैठकर बातें कीजिए। साधना जी चाय नाश्ता लेकर आईं। सभी औरतें उन्हें देखकर कहने लगी, अरे साधना बहन, आजकल आप ना तो मंदिर आती ना कीर्तन में आती हैं, पूरे दिन कहाँ गायब होती हैं। और मालती बहन कह रही थी कि आप सुबह सुबह कहीं निकल जाती हैं, क्या यह बात सच है? किरण ने बात को घुमाया और बोली, अरे नहीं आंटी जी, मालती आंटी ने किसी और को देखा होगा। पड़ोस की औरतें कहने लगी, हो सकता है साधना बहन, समझती हूँ बहू ने आपको एडवांस बना दिया है, पर सूट सलवार पर दुपट्टा तो ले लेती। इतना कहकर सभी लोग हंसने लगी। साधना जी चाय रखकर आंखों में आंसू लेकर वापस रसोई में चली गईं। किरण गुस्से से तिलमिलाई और जाकर बोली, यह क्या मम्मी जी, बिना दुपट्टे के बाहर आ गई? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का बिल्कुल भी आपका ख्याल नहीं।
अरे थोड़ी सी छूट क्या दीदी, आप तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगी। सूट सलवार पहनने को कहा था, यह थोड़ी कहा था कि बिना दुपट्टे के घूमती रहो। साधना जी की आंखें भर आईं और वह रोते हुए बोली, बहू मैं तुम्हारी माँ के रहते काम पर कैसे जा पाऊंगी। किरण बोली, क्यों नहीं जा सकती, मेरी माँ को सब पता है। आज थोड़ी देर से चली जाइएगा, 2-4 बातें ही लोग सुनाएंगे तो सुन लीजिएगा, पहले जाकर दुपट्टा लीजिए। साधना जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी और अपने पति महेश जी की तस्वीर को देखकर बोली, आप देख रहे हैं ना, मैंने कभी भी अपनी बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पर क्या समय आ गया है जो बहू मुझ पर पाबंदी लगा रही है। साधना जी सोचने लगी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। ससुराल में सास ससुर, 2 देवर, पति और सारे नियम कायदे से अपने घर में सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। बहू के आने के कुछ समय बाद ही घर में कलेश होना शुरू हो गया। आखिरकार घर वालों को हार कर बंटवारा करना पड़ा और महेश जी अपने परिवार के साथ अलग घर में रहने लगे। परिवार से अलग होने का दुख महेश जी सहन न कर पाए और कुछ महीनों में उनकी मौत हो गई। पर उनके जाने के बाद साधना जी की जो दुर्दशा हुई वह कोई नहीं जानता। धीरे धीरे समय भी बीतने लगा। साधना जी की हालत बद से बदतर होने लगी। अब उनसे कोई काम नहीं हो पाता था, जिनके कारण धीरे धीरे सभी लोगों ने उन्हें काम से निकाल दिया। अब उस बात का गुस्सा किरण हर रोज उन पर निकालती थी। लोग कहते हैं सास बहू पर हुक्म चलाती है, पर उनके साथ तो उल्टा ही होता था। बेचारी सुबह जल्दी उठती, रात को सारा काम निपटाती, बहू की एक आवाज़ पर दौड़ती हुई आती, पूरी कोशिश करती थी कि घर की शांति बनी रहे, लेकिन उसने जरा सी भी गलती हो जाए तो किरण बातें सुनाने लगती। बेचारी करती भी तो क्या, पति के गुजरने के बाद उन्हें बीपी, शुगर और हृदय रोग की दवाई शुरू हो गई थी। जब कभी बहू नाराज होती तो उनकी दवाई ही बंद कर देती, जिसके कारण वह चुपचाप सब सहती गईं। बस दुख इस बात का था कि बेटा उनके दुख को देख पा रहा था। कुछ रोज बाद रेणुका जी वापस अपने घर चली गईं और इधर किरण की ननद स्नेहा ने अपने भाई से कहा कि उसके बेटे का जन्मदिन है तो कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास भेज दो। किरण की इच्छा नहीं थी, पर जब रौनक ने समझाया कि अगर तू माँ को जाने नहीं दोगी तो वह यहाँ आ जाएंगी, फिर तुम्हारा ही खर्च बढ़ेगा और 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। मजबूरन किरण को साधना जी को ननद के पास भेजना पड़ा। साधना जी कुछ रोज के लिए बेटी के घर आईं। बहुत दिनों बाद साधना जी ने खुली हवा में सांस ली और आज़ादी से जीने लगी। हफ्ता भर बीता नहीं कि किरण ने रौनक को माँ को लाने के लिए भेज दिया। उस दिन स्नेहा माँ को लेकर बाजार गई हुई थी और उन्हें कुछ कपड़े दिलवाने लगी। रौनक इंतजार करने लगा। इतने में किरण का फ़ोन आया। क्या बात है रौनक, कितनी देर हो गई, आप वहाँ से निकले कि नहीं? रौनक बोला, मम्मी स्नेहा के साथ मार्केट गई हुई हैं, थोड़ी देर में आती होंगी, फिर मैं समय पर आ जाऊंगा। इतना सुनना था कि किरण ने रौनक को न जाने क्या क्या बोल दिया कि रौनक के चेहरे पर भी नाराजगी झलकने लगी। जैसे ही स्नेहा और साधना जी घर आए, रौनक गुस्से में भला बुरा कहने लगा।
जब स्नेहा ने उसे समझाना चाहा तो उसने गुस्से में उसे भी बहुत कुछ सुना दिया। बेटी का अपमान देख साधना जी आंसू बहाने लगी और बेटे को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रौनक ने माँ से कहा, चुपचाप अपना सामान समेटो और जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। स्नेहा हैरानी से अपने भाई को देखती रह गई और वह माँ को लेकर चला गया। वहाँ जब साधना जी ने घर में कदम रखा तो किरण बोली, क्या मम्मी जी, आपको क्या लगा कि वहाँ आपके पंख लग गए हैं? यहाँ तो घर के काम करने में आपको कष्ट होता है और वहाँ आप बाजार घूम रही हैं। इसका मतलब आप यहाँ बस बहानेबाजी करती रहती हैं। क्या आपकी बेटी आपको जीवन भर रखेगी? कहिए उनसे ले जाए आपको और रखे अपने ससुराल में। मैं कह रही हूँ जरूर तुम्हारी बहन इन्हें यह सब सिखाती है, तभी यह मुझे परेशान करती हैं। साधना जी पहले बेटे के व्यवहार से दुखी थी और आते ही बहू के ताने सुनकर उनको रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ ही देर में स्नेहा अपने पति कुणाल के साथ वहां पहुंची तो किरण बोली, लो पीछे माँ जी के हमदर्द भी आ गए। अरे दीदी, आप लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देती हो? एक हफ्ते के लिए कहा था। क्या आपके भाई को कोई काम धंधा नहीं है? आप मम्मी को लेकर घर में नहीं रह सकती थी क्या? जरूरी था इन्हें बाजार की आदत लगाने की। स्नेहा बोली, भाभी आप माँ के साथ आज ऐसा व्यवहार कर रही हैं या हमेशा ही करती हैं? वही किरण की बेटी पीहू खड़ी थी। वह बोली, बुआ मम्मी तो हमेशा दादी को डांटती ही रहती हैं, इसमें नई कौन सी बात है? किरण ने पीहू को एक थप्पड़ लगाया और बोली, बड़ों के बीच में बोलने के लिए किसने सिखाया? जरूर यह सब तुम्हारी दादी तुम्हें सिखाती होगी। चलो जाओ अपने कमरे में, वरना हाथ पैर तोड़कर तुम्हें भी दादी के कमरे में बैठा दूंगी। पीहू रोती हुई वहां से चली गई। स्नेहा बोली, भाभी छोटे बच्चे मासूम होते हैं, क्यों उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रही हो? और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है सास बहू पर बंदिश लगाती है, पर आप माँ का आना जाना और या क्या पहनेंगी क्या खाएंगी यह सब आप तय करती हैं। हद होती है। आप भूलिए मत कि वह आपकी सास हैं। और भैया, आज आप जो मेरे घर पर माँ के साथ व्यवहार करके आए, क्या वह सही था? और यहाँ भाभी इतना कुछ कह रही हैं और आप चुपचाप भूत बने सुन रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इस घर में आखिर हो क्या रहा है। पापा क्या चले गए? पूरे घर की काया ही पलट गई। स्नेहा के पति कुणाल ने रौनक को समझाया, भाई साहब मेरा कुछ कहना सही तो नहीं होगा, पर मम्मी जी के साथ इतना कठोर होना यह सही नहीं है। आखिर वह आपकी माँ है। मुझे याद भी नहीं कि कब मम्मी जी ने ऊंची आवाज में बात की होगी। फिर आखिर बात क्या है? रौनक कुछ कहता उससे पहले किरण बोली, देखिए नंदोई जी, आपका हमारे घर में दखल देना मुझे पसंद नहीं। आपके घर में आपकी बीवी जो करती है, क्या हम कुछ कहने जाते हैं? और हम अपनी सास को कैसे रखते हैं, उससे आपको कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए। और इतनी ही तकलीफ है तो ले जाइए इस मुसीबत को अपने साथ। वैसे भी यह करती ही क्या है? बेचारा कुणाल चुप हो गया, पर साधना जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ किरण को लगाया और बोली, बहू मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था। अरे मेरी बेटी की महानता देखो, वह तो बाजार मुझे तुम लोगों को गिफ्ट लेने के लिए ले गई थी। बाजार में त्योहार के कारण
इतनी भीड़ थी कि मुझे आने में देर हो गई। मेरे यह संस्कार हैं कि आज तक मैं चुप हूँ। अरे, लोग अपनी बहू को तमीज़ और तहजीब सिखाते हैं और उन पर पाबंदी लगाते हैं, पर मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो? मैं आज तक इसलिए चुप रहती थी कि अपने बेटे बहू का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि कुछ चीज़ें अपने बेटे बहू को मुझे सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कार की ज़रूरत बहू को ही नहीं बल्कि बेटे को भी होती हैं। अक्सर बहू बनते ही लड़कियों के पाँव में संस्कार और रिवाज की ना जाने कितनी ही बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। किसी का पति किसी का दामाद बनता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर माँ उसे कुछ नहीं कह रही है तो वह अपनी माँ पर जुल्म करने लगे और बेटा बहू अपनी सास पर नियम लगा दे। मैंने तुम्हें छूट क्या दी? तुम मेरे बेटे दामाद के सामने अपनी सास को कुछ भी बोल दोगी? रौनक बोला, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? भूलिए मत, इस घर की सारी जिम्मेदारी यही उठा रही है। साधना जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगा दिया और बोली, इसे तुम जिम्मेदारी कहते हो? अरे, यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीबी इस घर पर राज चलाना जानती है और तुम लोग इस घर पर क्या ही खर्च करते हो, ऊपर से 3 घरों का किराया जिससे इस पूरे घर का खर्च चलता है। मेरी बेटी और दामाद तक इस घर पर नहीं आते, बल्कि तुम्हारी सास ही यहाँ आकर पड़ी रहती है। फिर मुझ पर या मेरी बेटी पर तुम्हारा क्या ही खर्च होता है। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। यह घर मेरा है जो तुम लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया। सुन लो रौनक, अब मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। तुम्हारी बीबी के कहने पर नहीं, मैं अपने नियम से चलूँगी, क्योंकि यह घर और संपत्ति सब मेरी है। अगर तुम मेरे नियम से अब नहीं चला तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। स्नेहा बोली, माँ शांत हो जाओ, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। किरण बोली, यह देखो, आग लगाकर अब उसे बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और नंदोई जी, आप अपनी बीबी को लेकर अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? लगता है संपत्ति देखकर आपको भी लालच आ गया है। साधना जी बोली, बहू खामोश हो जाओ, रौनक समझा ले अपनी पत्नी को, वरना धक्के मारकर इस घर से बाहर तुम लोगों को निकलवा दूंगी। खबरदार, जो मेरी बेटी दामाद के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो सुन रही हो स्नेहा, तुम इन लोगों के लिए कह रही थी। अरे, यह लोग तुम्हारी इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। रौनक किरण को धीरे से बोला, चुप हो जाओ, माँ गुस्से में है। अगर कुछ फैसला ले ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कुणाल जी को कुछ मत बोलो, जानती हो ना वह वकील हैं। किरण बोली, अरे वकील होंगे अपने घर के, मेरे घर के मामले में यह बोल कैसे सकते हैं? और भूलो मत, मेरे पापा भी अपने समय में वकील थे। देखती हूँ मैं यह लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। साधना जी ने किरण का हाथ पकड़ा और खींचकर दरवाजे तक ले गई। बहू, तुमने ही मुझे समय के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए कहा था। अब मैं समय के हिसाब से अपनी मानसिकता भी बदलूंगी। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। और मेरा दामाद कुछ करे ना करे, मैं तुम्हें जेल जरूर भेज सकती हूँ। इतना कहकर साधना जी ने तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और अपने बेटे बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कुणाल और स्नेहा अब बहुत समझाते रहे, पर साधना जी अपने फैसले पर कायम रहीं और बोली, मेरे पति की इस समाज में बहुत इज्जत थी, बस उस नाते से
इन लोगों पर इतनी दया जरूर कर सकती हूँ कि सबसे ऊपर वाला 2 कमरों का मकान मैं इन्हें दे दूंगी, पर उस घर का किराया देना होगा और पीछे के रास्ते से इन्हें आना जाना होगा। अगर आगे से कभी भी दोनों में से किसी ने मेरा अपमान किया तो इस घर से मैं इन लोगों को निकाल दूंगी। किरण और रौनक हैरान थे कि साधना जी ऐसे जवाब देंगी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा, शायद ऐसी गलती फिर दोबारा ना करें। किरण का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। रौनक ने बहु समझाया, तुम समझ नहीं रही हो, बाहर दूसरे मकान में रहना कितना खर्च हो जाएगा, ऊपर से लोगों की थू थू अलग होगी। जो बात आज तक लोगों को पता नहीं थी वह भी पता चल जाएगी। तो अब बस करो। किरण को रौनक की बात माननी पड़ी और अपना सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ा। और हर महीने अब वे लोग किराया देते थे और उस घर में ऐसे रहते थे मानो मकान मालिक और किराएदार रहते हों। धीरे धीरे जब किरण को सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी, तब उसने एक रोज़ माता पिता से मदद मांगी। पिता ने साफ मना कर दिया। किरण ने अपनी माँ से पिताजी को समझाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। किरण को एहसास हुआ कि सब मतलबी होते हैं। जिस सास पर आज तक उसने बंदिशें लगाईं, उन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और जिस माँ के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, वह माँ इस तरह पलट गई। वक्त बीता। साधना जी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने अपने लिए 2 कामवाली रख लिया और अपने जीते जी अपनी पूरी संपत्ति से कुछ हिस्सा बेटी को देकर कुछ हिस्सा एक वृद्धा आश्रम को दान कर दिया। यह बात जब किरण और रौनक को पता चली तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वह दोनों अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन साधना जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। एक समय ऐसा आया कि वह यह दुनिया छोड़कर चली गईं। अब किरण और रौनक को वह घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वह घर तो वृद्धाश्रम के नाम कर दिया था। कुछ समय बाद उस घर में एक वृद्ध आश्रम खुला। उसका नाम पड़ा साधना देवी वृद्धा आश्रम। तो दोस्तों, साधना जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।